बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो टॉपिक करना है उसका नाम है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। 3 नॉर्मलाइजेशन के टाइप्स पढ़ेंगे और फिर इसका एक छोटा सा शॉर्ट क्विज़ है। शॉर्ट क्विज़ अलग से फ़ाइल में दिया हुआ है, वर्ड की फ़ाइल में, वो आपने आंसर करने हैं उसके। तो सबसे पहले हम नॉर्मलाइजेशन पे बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो क्या चीज़ है। बेसिकली कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, ठीक है। अगर हम इन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करें तो हम डेटाबेस उस तरह से बना सकते हैं जो कि इसका इंटेंडेड पर्पस था। ठीक है, कि डेटाबेस हम क्यों बनाते थे कि हमें इंटेग्रिटी हमने मेंटेन करनी है, हमने डाटा की डुप्लिकेशन नहीं हम चाहते, हम फास्ट रिट्रीवल चाहते हैं। ठीक है, इस तरह और रिलेशन हम बनाना चाह रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी डेटाबेस में एग्जिस्ट करें तो हम क्या करेंगे, हम नॉर्मलाइजेशन के रूल्स अप्लाई करेंगे। तो अब टोटल 6 टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन हैं। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ 3 डिफ़ाइन कर रहा हूँ। 3 इसलिए डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि उसी से हमारा काफ़ी हद तक काम हो जाएगा। आप अगर करना चाहते हैं तो आप बाकी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इस कोर्स में भी फ़िलहाल 3 कर रहे हैं। तो नॉर्मलाइजेशन जो है वो बेसिकली किस लिए हम यूज़ करेंगे कि टू अवॉइड रिडंडेंसी, ठीक है, डुप्लीकेशन यानी कि इंसर्शन अनोमली, अपडेशन अनोमली और डिलीशन अनोमली। ठीक है, ये क्या चीज़ है? ये 3 तरह की अनोमलीज़ हैं। इसको भी अवॉइड करने के लिए और डाटा रिडंडेंसी को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करते हैं। तो अब ये 3 तरह की नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे लिखी हुई है मैंने। उसको क्या बोलते हैं, रूल्स को क्या बोलते हैं, फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। ठीक है, तो इसको 1NF बोलते हैं शॉर्ट में। फिर सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म 2NF, थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म और फिर 3NF। तो यहाँ पे हमारे पास एक टेबल पड़ा हुआ है साइड पे। ये एज ए एग्जांपल है कि इस तरह हमें कोई टेबल अगर मिलता है तो हमने कहते हैं कि इस पर नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करनी है। ठीक है, तो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। पहले तो इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सी पोजीशन पे है। अभी इस पर पहली अप्लाई हो चुकी है, दूसरी अप्लाई हो चुकी है, तीसरी अप्लाई हो चुकी है, कौन सी हुई है, तभी हम ये अगली अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी सीक्वेंस में अप्लाई होती हैं। थर्ड नॉर्मलाइजेशन तब तक हम अप्लाई नहीं कर सकते जब तक पहली 2 ना हुई हो। सेकंड तब तक नहीं कर सकते जब तक पहली ना हुई हो। तो इस तरह के ये जो रूल्स हैं, ये देखते हैं कि अब ये क्या रूल्स हैं जो नॉर्मलाइजेशन को फॉलो करने के लिए हमें करने पड़ते हैं। सबसे पहला जो है वो फर्स्ट NF पे आते हैं, 1NF। ठीक है, फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म जो है उसके लिए एग्जांपल यहाँ पे मैंने दी हुई है एक, कि एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय एड्रेस है और फिर एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, आईडी में कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही, 101, 102, 103, 104। ठीक है, सारे यूनिक लोग हैं यहाँ पे, असद, अली, यासिर और सायरा, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान। लेकिन मोबाइल नंबर में जो अली है उसके आगे ही फेक मोबाइल नंबर्स हैं। इसके आगे अली के 2 नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, कॉमा डला हुआ है दरमियान में, कॉमा सेपरेटेड 2 वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। जैसे सायरा के आगे भी 2 नंबर्स लिखे हुए हैं, कॉमा सेपरेटेड। तो ये कॉलम, ये कौन सा वाला कॉलम है, ये वो मल्टी वैल्यूड वाला कॉलम है जो हमने देखा था ERD डायग्राम के अंदर। अगर ये वाला एट्रीब्यूट होता तो वो डबल लाइन से आया होता यहाँ पे। तो डबल लाइन से ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। तो यहीं से हमें समझ लग गई कि इसके अंदर डाटा जो है वो 2 आएंगे या एक से ज़्यादा आएंगे डाटा इसके अंदर। तो अगर हमारे पास इस तरह की ऑप्शन अवेलेबल है, इस तरह का डाटा इस हालत में मौजूद है, तो हम इस पर फर्स्ट NF अप्लाई कर सकते हैं। 1NF जो है वो क्या है, वो कहती है कि आपने एक सेल जो है वो एटॉमिक वैल्यूज़ ही होल्ड कर सकता है। ठीक है, एटॉमिक वैल्यूज इनके सिंगल वैल्यूज़ जो है ना वो एग्जिस्ट कर सकती हैं एक कॉलम के अंदर, मल्टीपल वैल्यूज़ हमने नहीं डालनी। तो ये ERD में ही हमें समझ लग जाएगी कि जब वो हमें मल्टी वैल्यू वाला बना के देगा तो हमें समझ लग जाएगी कि यार ये जो है ना ये हमने नहीं करना अगर हमने नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करनी है तो। अच्छा, 2 तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं, एक होता है नॉर्मलाइजेशन और एक होता है डी नॉर्मलाइजेशन। तो ये भी हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। बेसिकली अक्सर इंटरव्यू में पूछते हैं कि आपका जो रुझान है वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ है कि डी नॉर्मलाइजेशन की तरफ। तो मेरा तो आंसर उसमें ये होता है कि मैं डी नॉर्मलाइजेशन की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ। ठीक है, कि मैं नॉर्मलाइजेशन अप्लाई तो करता हूँ लेकिन
डीनॉर्मलाइज्ड में काफ़ी डाटा मेरा पड़ा होता है। तो अब ये ऐसा क्यों है? बेसिकली हम जितना डाटा नॉर्मलाइज करते जाएंगे उतना डाटा ज़्यादा रिलेशन बनता रहेगा, उसके अंदर रिलेशन ज़्यादा बनाने पड़ेंगे हमें, और उतना ही हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे चीज़ों को। ठीक है, तो हमने किसी ना किसी हद पे आके ब्रेक लगा देनी है और उससे आगे हमने नॉर्मलाइज नहीं करना। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये पहली 3 नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे बता रहा हूँ, और उसको भी हम फुली अप्लाई नहीं करेंगे, उसको हम कहीं ना कहीं पे आके रुक जाएंगे। अच्छा, तो ये जो फर्स्ट एनएफ है इसकी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कि ये टेबल है हमारे पास, ये फर्स्ट एनएफ इस पर अप्लाई नहीं हुई भी, इस पर अप्लाई करनी तो कैसे करेंगे अप्लाई? तो पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर सारे कॉलम्स के अंदर एटॉमिक वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं। तो पहले 3 में तो करती हैं, अगले में नहीं करती, तो इसमें मल्टी वैल्यूज़ आ रही हैं, तो इसको हमने चेंज करना है। तो अब इसको चेंज करने का तरीका क्या है? इसको चेंज करने का ये तरीका है कि हमने एक एक्स्ट्रा रो ऐड कर देनी है। ठीक है, और सारा डाटा रिपीट करना है, और ये वाली जो वैल्यू है ये बिल्कुल एक डिफरेंट रो में ऐड कर देनी है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट स्लाइड में ये मैंने कर दिया। ठीक है, अली के पास 2 नंबर थे, तो ये 2 नंबर उसके अलग अलग आ रहे हैं। डाटा रिपीट हो गया, कराची कराची, अली अली, और आईडी भी देखें रिपीट हो गई है। अगर ये प्राइमरी की होती हमारी एम्प्लॉय आईडी तो ये वाला काम हम कर ही नहीं सकते थे। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या इस स्टेज पे आगे रुकते नहीं हैं। ठीक है, इससे आगे हम सेकंड एनएफ भी अप्लाई कर देते हैं, तो इसलिए ये यहाँ पे इस तरह से नज़र आ रहा है। तो सायरा के पास भी हमने ऐसे किया कि उसके भी 2 रिकॉर्ड्स ऐड कर दिए, आईडी हमने रिपीट कर दी है। ठीक है, इस फॉर्म में हम छोड़ेंगे नहीं टेबल को, इससे आगे भी जाएंगे। तो ये अगर हम इस पोजीशन में पहुंच गए हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो टेबल है वो फर्स्ट एनएफ को फॉलो करता है, वो कंप्लाइज करता है विद फर्स्ट एनएफ। ठीक है, तो उस पर पहली फॉर्म जो है अप्लाई हुई हुई है। ठीक है, अब आते हैं जी सेकंड एनएफ के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट एनएफ से इसके अंदर यही रूल है कि हमने क्या करना है कि मल्टी वैल्यूज़ निकाल के उसको सिंगल में डाल देना, एक नई रूल ऐड कर देंगे, तो फर्स्ट एनएफ अप्लाई हो जाएगी। बड़ी सिंपल सी है। अच्छा, सेकंड एनएफ जो है ना, सेकंड एनएफ नहीं सॉरी 2 एनएफ जो होता है, सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, ये कहती है कि इसके अंदर 2 रूल्स हैं। पहला रूल क्या है इसका? पहला रूल ये है कि 1 एनएफ ना इस पर अप्लाई हुई होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो हुई भी है तो ही आप इस पर ये सेकंड एनएफ अप्लाई कर सकते हैं। तो सेकंड एनएफ का दूसरा रूल क्या है? नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज़ डिपेंडेंट ऑन प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी कैंडिडेट की ऑफ अ टेबल। ठीक है, एन एट्रीब्यूट दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एनी कैंडिडेट की इज़ नॉन एज नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। अच्छा, अब ये क्या बात है? बेसिकली हमने क्या करना है कि इस सेकंड एनएफ के अंदर हमने डाटा ऐसा देखना है कि जिसको हमें अपडेट करने से इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन अनॉमली आती हो। अच्छा, अब इसको ये क्या चीज़ होती है? इस सेकंड स्लाइड पे मैं आया हूँ, इसके अंदर हमने एग्जांपल दिखाई है, ये डमी डाटा बनाया हुआ हमने। इसके अंदर क्या किया कि इसको फर्स्ट एनएफ से आगे लेके गए हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई मल्टी वैल्यू नहीं लिखी हुई, तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर फर्स्ट एनएफ अप्लाई हुई हुई है। अब सेकंड पे आते हैं, तो सेकंड नॉर्मलाइजेशन के अंदर जो दूसरा रूल है वो कहता है कि अपडेशन, इंसर्शन और डिलीशन अनॉमली नहीं आनी चाहिए। अब उसका क्या मतलब है? लेट्स से ये जो टीचर है 111, ये एक ही टीचर है ना, आईडी से हमें समझ लग रही है कि ये एक ही टीचर की बात हो रही है। वो मैथ भी पढ़ाता है और वो उसका सब्जेक्ट फिज़िक्स भी है। ठीक है, एज रिपीट हो रही है उसकी, आईडी तो वो उसकी वजह से रिपीट हो रही है ना, एज की वजह से, तो ये सब्जेक्ट की वजह से सॉरी। तो कहता है कि अगर लेट्स से नेक्स्ट ईयर हम कहते हैं इसकी एज इंक्रीज़ करेगी 1 ईयर से, तो हमने इसको करना है 39। ठीक है, पहले वाली रिकॉर्ड को, फिर दूसरे रिकॉर्ड को भी 38 से 39 हमें करना पड़ेगा। तो ये जो दूसरा रिकॉर्ड हमें करना पड़ रहा है, इसको वो कहता है कि ये अपडेशन एनॉमली हमें करनी पड़ेगी। यहाँ पे तो हमें टेबल ही छोटा सा हमें नज़र आ रहा सारा कि हमने क्या चीज़ अपडेट करनी है, तो हम यहाँ से 2 रिकॉर्ड अपडेट कर देंगे। लेकिन जब ये मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड होंगे तो इस तरह की जो चीज़ है वो अच्छी नहीं समझी जाती, और वो कहते हैं कि इस पर सेकेंड एनएफ अप्लाई हो सकती है। तो अपडेशन के अंदर भी यही है और डिलीशन इंसर्शन के अंदर भी यही है कि अगर मल्टीपल जगह पे हमें सेम चीज़ सेम टेबल के अंदर वो अपडेट करना पड़ रहा है, तो उस वक्त हम कहेंगे इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन एनॉमली। जैसे कि लेट से मैं ना डाटा एंटर करना चाह रहा हूँ टीचर का, मैं से कहता हूँ इंसर्ट के लिए मैं से पूछता हूँ कि आईडी हमने लिख दी, सिस्टम ने जनरेट कर दी 111, मैं से पूछता हूँ आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? वो कहते हैं मैथ का।
ठीक है, मैंने उससे पूछा एज बता दें अपनी, मैंने उसने एज बताई, मैंने लिख ली एज। फिर नेक्स्ट कहा कि नेक्स्ट सब्जेक्ट बता दें अपना, उसने कहा फिज़िक्स। तो हमने उससे दोबारा पूछ लिया कि अपनी एज बता दें दोबारा से, तो उसने 38 दोबारा बताई है। ठीक है, तो ये क्या है, ये इंसर्शन अनोमली है। ठीक है, हमें 2 दफ़ा एंटर करना पड़ रहा है सेम डाटा, उससे बार बार पूछना पड़ रहा है। तो डिलीशन भी यही है कि हमें डिलीट भी 2 जगह से करना पड़ेगा, एक से ज़्यादा से जगह पर करना पड़ेगा। तो इस तरह फिर जो 333 है इसके अंदर भी 40 आ रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये इस वाली चीज़ को अगर हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया है तो इस पर कहता है कि सेकंड एनएफ अप्लाई हो सकती है, 2 NF। तो वो कैसे करनी है, ये भी 1 NF में एग्जिस्ट करता है, इसको सेकंड एफ करेंगे तो हम इसको सेपरेट कर लेंगे, इस टेबल को 2 में डिवाइड करेंगे और सेपरेट कर लेंगे, सिर्फ इस रीज़न पे कि ये अपडेशन, इंसर्शन और डिलीशन अनोमली ना आए हमारे पास। ये नेक्स्ट स्लाइड पे आया, ये मैंने 2 टेबल्स बना दी। एक टेबल आ रहा है टीचर्स डिटेल्स टेबल और एक है टीचर सब्जेक्ट्स टेबल। तो टीचर डिटेल में क्या आ रहा है, 111 है, 38 है एज इसकी, 222 है, 38 है इसकी एज, और 333 है उसकी 40 है। सब्जेक्ट का अलग कर दिया, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट कर दिया। अभी आप इसके जो दूसरा रिलेशन है कि प्राइमरी और फॉरेन की का भी हम उसमें नहीं पढ़ते, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो अभी हम सिर्फ इसी पे कर रहे हैं कि कॉलम्स हम अलग अलग कर रहे हैं। तो वैसे क्या होगा कि यहाँ पे टीचर आईडी इस तरह से ही आ रहा होगा, एक और कॉलम होगा जो कि सब्जेक्ट आईडी होगा, वो रिपीट नहीं हो रहा होगा, वो यूनिक होगा। तो ये आपको लग रहा है कि ये प्राइमरी की, ये फॉरेन की है बेसिकली। ठीक है, और ये इधर है प्राइमरी की, टीचर डिटेल्स की टेबल में प्राइमरी की है और इधर ये फॉरेन की है। अच्छा, तो इधर उसने ये किया, इधर उसने लिख दिया मैथ अलग कर दिया, फिज़िक्स, और ये पूरा सब्जेक्ट का जो टेबल है वो अलग कर दिया और डिटेल्स हैं वो अलग कर दी। तो अब हम अगर कहते हैं कि इसकी टीचर की एज हमने चेंज करनी है नेक्स्ट ईयर, तो इधर 2 रिकॉर्ड्स हैं इधर, लेकिन हमें जो मर्ज़ी एज हम करते रहें इधर, तो इस दूसरे टेबल को फ़र्क नहीं पड़ता इससे। और वो जब उससे एसोसिएटेड होगा तो उसको उसकी एज पता लग जाएगी, वो सिंगल रिकॉर्ड में आ रही होगी। ठीक है, तो इसमें ये भी हो सकता है कि हम एक रिकॉर्ड की एज अपडेट कर दें, दूसरे की ना करें। फिर कोई हमसे पूछे कि एज क्या है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वाली ठीक है। ठीक है, तो वो भी मसले आएंगे इसमें। तो सेकंड एनएफ जो है वो क्या है कि 2 टेबल में डिवाइड करना है, और उसकी रीज़न मैंने बता दी कि इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन अनोमली ना आए। उस केस में हम सेकंड एनएफ अप्लाई, टेबल को डिवाइड करेंगे तो उसको कहेंगे सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म अप्लाई कर दिया हमने। ये बड़े सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है इसको। अच्छा, फिर थर्ड है, थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म क्या कहती है, अ टेबल डिज़ाइन इज सेट टू बी इन 3NF इफ़ बोथ कंडीशन आर होल्ड। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन है इसकी भी। पहली कंडीशन है कि 2NF अप्लाई हुई होनी चाहिए। ठीक है, और फिर दूसरी कंडीशन क्या है, ट्रांजिटिव जो है फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑफ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ऑन अ सुपर की शुड बी रिमूव्ड। ठीक है, अब ये क्या बात है, ठीक है, एन एट्रीब्यूट दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एनी कैंडिडेट की इज़ नोन एज नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक है, तो ये जो पहले इसने बात की है, ये क्या कह रहा है वो, तो हम पहले एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल में हमने क्या किया है कि इस पर कोई ऐसा डाटा नहीं रखा जिस पे हम कहें कि सेकंड एनएफ अप्लाई हुई होनी चाहिए। ये इस वक्त सेकंड एनएफ से पास है, इससे आगे गई है ये बात। तो पहला रूल क्या था कि 2NF अप्लाई होनी चाहिए, इस पर हुई भी अप्लाई। तो अब हम इस पर थर्ड पे तीसरी जगह अप्लाई कर सकते हैं। उसका जो दूसरा रूल है 3NF का, वो रूल ये है, उसको अगर मैं शॉर्ट में समराइज फॉर्म में बता दूं, तो हमने इसके अंदर भी टेबल्स, 2 टेबल्स में ही डिवाइड करना है डाटा को। लेकिन उसका जो तरीक़ाकार वो ये है कि हमने ऐसा डाटा ढूंढना है जो कि, ऐसे कॉलम्स ढूंढने हैं जो कि मेन टेबल से, मेन एंटिटी से डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है। ठीक है, इनडायरेक्टली हैं लेकिन इटसेल्फ भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर ये ओरिजिनल टेबल में से रिकॉर्ड हम डिलीट कर दें तो वो जो कॉलम्स हैं वो इटसेल्फ एग्जिस्ट कर सकते हैं। वैसे तो हम उसको डिलीट कर देंगे, लेकिन वो अगर करना चाहें एग्जिस्ट तो वो कर सकते हैं। तो हमने ऐसा डाटा ढूंढना है इसके अंदर से। ठीक है, तो मैं आपको इसका बता देता हूँ कि इसमें से कौन सा डाटा है। वो एम्प्लॉय आईडी है। ठीक है, उसके अंदर डाटा लिखा हुआ, आईडी लिखी है, एम्प्लॉय नेम है। ठीक है, जिप कोड है, या पोस्टल कोड कह सकते हैं पाकिस्तान में। फिर स्टेट है, ये प्रोविंसेस हैं। ठीक है, पंजाब, सिंध, KPK। फिर इसमें रिपीट भी हो रहा है, पंजाब बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, फिर लाहौर सिटी,
फिर कंट्री। ठीक है, अब हम लेट से कहते हैं कि असद जो है, अच्छा तो एम्प्लॉय का लेट से हम कहते हैं कि जो असद है उसने अपना सिटी चेंज किया। ठीक है, वो अब कश्मीर में रहना शुरू कर दिया उसने। तो हम क्या करेंगे कि हमें काफ़ी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। हमें एक तो ये जो कश्मीर का ज़िप कोड है ये यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। हमें KPK उसकी स्टेट चेंज करनी पड़ेगी। हमें सिटी फिर उसका कश्मीर करना पड़ेगा, और पाकिस्तान में ही रहता है वो। तो ये काफ़ी सारे चेंज करना पड़ रहा है। फिर लेट से असद को हम डिलीट ही कर देते हैं। ठीक है, तो क्या ये जो एसोसिएटेड उसका रिकॉर्ड है लाहौर पंजाब ये ज़िप कोड, ये भी डिलीट हो जाएगा? वैसे अभी तो अगर हम इसको डिलीट करेंगे तो वैसे तो ये लाहौर पंजाब वाला रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, लेकिन अगर आप देखें तो लाहौर पंजाब वाला जो डाटा है वो इटसेल्फ भी एग्जिस्ट कर सकता है, वो किसी और के साथ भी हो सकता है, वो कोई और बंदा भी रह सकता है उसमें। ठीक है, तो डायरेक्टली ये असद के साथ एसोसिएटेड नहीं है, ये बेसिकली एम्प्लॉय के टेबल के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस बेस पे इसको सेपरेट कर देंगे इस डाटा को। तो मैं सेकंड स्लाइड पे आता हूँ। इस पे हमने क्या किया, एड्रेस का टेबल अलग बना दिया। तो एम्प्लॉय के टेबल के अंदर क्या हमने किया, सिर्फ ज़िप कोड एज अ रेफरेंस डाल दिया, ये फॉरेन की होगी यहाँ पे। ठीक है, और प्राइमरी की यहाँ पे ज़िप कोड एड्रेस के टेबल में होगी। तो सारा डाटा हमने अलग कर दिया। अब लेट से हम असद का अगर हमने चेंज करना है सिटी, तो हम सिर्फ यहाँ पे ज़िप कोड चेंज करेंगे और पूरा रिकॉर्ड जो भी उसका कश्मीर वाला था वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब हमें वो एग्जैक्टली चेंज नहीं करना पड़ेगा। फिर हम लेट से कश्मीर का नाम चेंज कर देते हैं। ठीक है, या KPK का नाम चेंज कर देते हैं। तो हमें जितने भी लोग उसके साथ एसोसिएटेड हैं उसमें चेंज नहीं करना पड़ेगा, हमें सिर्फ इसी रिकॉर्ड में करना है चेंज। और जिसने इसको रेफ़र किया हुआ है अपने पास एज अ फॉरेन की, उसके भी नाम में चेंज आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में उससे रिकॉर्ड को छेड़ना नहीं पड़ेगा, हम सिर्फ इधर से एक सिंगल रिकॉर्ड को छेड़ेंगे। तो ये इसका फ़ायदा है इसका थर्ड NF का। अच्छा, अब वो जो मैं बात कर रहा था डी नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन तो हमने अप्लाई कर दी है। ठीक है, लेकिन अब आप देखें कि आगे भी ये अप्लाई हो सकती है। ये जो थर्ड NF है ये आगे भी अप्लाई हो सकती है। लेट्स से ये स्टेट का डाटा है। ठीक है, ये पंजाब 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 रिपीट हो रहा है, इसको भी हम अलग से रख सकते हैं। प्रोविंस का एक ID बनाएंगे अपना, और उसको प्रोविंस के एक टेबल के अंदर रख लेंगे। फिर सिटी का जो डाटा है वो भी हम सिटी के टेबल में रख सकते हैं अलग से, वो डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है एड्रेस के टेबल में या ज़िप के टेबल से डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है, तो हम इसको अलग भी रख सकते हैं। ठीक है, ये एग्जिस्ट कर सकता है अलग से। कंट्रीज़ का टेबल हम अलग से बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने बनाया नहीं है, हमने सिर्फ एड्रेस का टेबल बना दिया। अच्छा, अब आपने यहाँ पे डिसीजन लेना है कि आपने इसको कहाँ तक लेके चलना है। तो यहाँ पे मैं बात करता कि हम डी नॉर्मलाइजेशन की तरफ है। वो इसलिए है कि हमने बस एक उसका ज़िप कोड का बना दिया टेबल और यहाँ पे हम रुक गए हैं। हमने फिर प्रोविंस का नहीं बनाया, सिटी का नहीं बनाया। तो ये डी नॉर्मलाइजेशन की तरफ की बात हो रही है। ठीक है, कि हम ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन अप्लाई नहीं कर रहे, थोड़ा सा डाटा जो है वो डी नॉर्मलाइज ही रख रहे हैं। तो लेकिन हम कम्प्लीटली डी नॉर्मलाइज नहीं रख सकते, क्योंकि वो फिर जो डाटाबेस का जो पर्पज़ है वो सर्व नहीं होता। ठीक है, तो हमें कुछ ना कुछ तो अप्लाई करनी पड़ेगी नॉर्मलाइजेशन, और हम बस आगे तक नहीं जाएंगे। जैसे फोर्थ जो उसकी फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है, सिक्स फॉर्म है, वो हम अप्लाई नहीं कर रहे। ठीक है, वो हम यहीं थर्ड पे जा रहे हैं, थर्ड पे हमने पूरी नहीं की कम्प्लीटली, यानी कि नहीं की। तो ये है डी नॉर्मलाइजेशन की तरफ। तो ये था जी नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक। इसके अंदर हमने ये 3 फॉर्म्स पढ़ी हैं। तो और दैट्स इट। इंशाल्लाह फिर हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम कोड लेवल पे आ जाएंगे, और जो डाटा टाइप्स हैं उस पर आ जाएंगे, डेटाबेस कैसे क्रिएट करनी है उस टाइप पे, और कोड लेवल की बातें होंगी। अब सिर्फ यही जो 2 वीक्स थे ये हमारे बुकिश थे। इस पर थोड़ा सा एक क्विज़ है, एक फाइल मैंने अपलोड की हुई है, उसको आप देख लीजिएगा। और ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।